हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई फिर से ले आया हूं आपके लिए जीव विज्ञान की बच्चों 4 मार्क्स वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। आपको पता है बोर्ड एग्जाम में एज पर दी और ब्लूप्रिंट बच्चों हमारा 2 क्वेश्चन जो है 4 नंबर वाला आना है, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं विद आंसर। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आंसर याद है देन वीडियो को बढ़ा के देखेंगे, है ना भाई। अगर आंसर याद है तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है भाई, सीधी बात है। अगर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, देन इन क्वेश्चंस को करके आपको जाना है। हो सकता है सीधा सीधा 4 नंबर की इकट्ठे पूछ सकते हैं, या 4 का अ 4 का ब ऐसा करके आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं अथवा में करके। तो टोटल आपका एक सेट में आपका 4 मतलब 2 क्वेश्चंस आएंगे भाई, ऐसा करके, फिर अथवा ऐसा, फिर दो ऐसा करके दे सकते हैं आपको। 4 नंबर 2-2 नंबर करके बनाया जा सकता है। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है क्या बच्चा? फिर अपन बढ़ते हैं आगे वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 1 पर मूव ऑन करते। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है भैया आपको कि जिन बैंक से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, टिप्पणी जो है बच्चों आपको लिखना है जिन बैंक के बारे में। तो देखो बच्चों क्या किया गया है, जीवों के जिन को अथवा, अरे यहां पर कुछ तो बोले हैं भैया, डायरेक्ट अथवा कैसे आ जाएगा। जीवों के जिन को संरक्षित अवस्था में संग्रहित करने के लिए या संस्था, संग्रहित करने वाली संस्था या स्थान को जिन बैंक कहते हैं। बैंक का काम क्या होता है, जैसे हमारे बैंक नॉर्मल समझते हैं, बैंक जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, हाँ मतलब पैसा जमा करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं। तो भाई वहां से हमें पैसे, हमारी क्या रहती, बैंक में संरक्षित रहती, बैंक में पड़ा होगा पैसा, ऐसा बोलते हैं ना। तो सेम काम भैया वही तो याद रखना है का, है ना, कि जहां भाई अब जिनको संरक्षित रखा जाता है उसे जिन बैंक कहेंगे। क्लियर है क्या? इसके अंतर्गत होती क्या है, जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाली अनुवांशिक पदार्थ डीएनए का। अब जिन बैंक में एक्चुअल में किसकी संरक्षण होती है भाई, डीएनए का संरक्षण होती है, ये याद रखेंगे। अनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए होते हैं, उसी डीएनए की संरक्षण किया जाता है। इसका पहला उपाय ये है कि इसका क्यों किया जाता है, दुर्लभ जीवों को संरक्षित रखने के लिए। भाई कोई जीव मान एकदम दुर्लभ है, बहुत कम पाया जाता है, उसके जीन को संरक्षित रखा जाता है ना, ताकि वो क्या ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए। फिर दूसरे उपाय के अंतर्गत जीवों की कोशिकाओं, उनके जीन को सुरक्षित रखा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे बच्चों। फिर इसकी महत्व के बारे में पूछा गया है, तो जीन बैंक में जीन को सुरक्षित रखकर इनके द्वारा नई उन्नतशील जातियों को तैयार किया जाता है ना। अब अगर उनकी जीन है तो जीन से ही क्या है कर सकते हैं, नए प्रजाति की, नए जातियों की उत्पत्ति किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है तथा उन पर अनेक वैज्ञानिक प्रयोग भी किया जा सकते हैं, क्योंकि वो दोबारा तो मिलेंगे नहीं हमें, है ना, बहुत दुर्लभ जीव है, इसलिए उसकी जीन को रखा जाता है, उस पर प्रयोग जो है बच्चों किया जाता है। इतना दिमाग में आप लोग रखेंगे। दूसरा, स्टेम सेल तकनीक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी जो है बच्चों लिखना है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ध्यान से इसको करेंगे। क्या दिया हुआ है कि स्टेम सेल एक क्या है बच्चों, स्टेम सेल की अगर बात करें, है ना, तो स्टेम सेल क्या होते हैं, अविभेदित या अविभाजित अनुवांशिक कोशिका है। अविभेदित है जो स्टेम सेल की बात करें, स्टेम सेल होती क्या है, जो कि अविभाजित या अविभेदित, उसको अपन तोड़ भी नहीं सकते, उसको छेद भी नहीं सकते बच्चों। ये कोशिका होती है जो कि विभाजित होकर, जबकि अविभेदित है उसके बावजूद भी, और अविभाजित विभाजित होकर अपने जैसा प्रतिरूपों बनाने में सक्षम होती है। अविभाजित है लेकिन विभाजित होती है, टुकड़ा होती, तो सेम अपने ही जैसा रूप बना देती है, तथा विभेदित होकर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं जैसा यकृत कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती है। भाई अविभेदित और अविभाजित है, उसके बावजूद भी अविभेदित होती है तो अपने ही प्रकार की कोशिका बनाती है, अविभाजित होती है तो अपने ही प्रकार के प्रतिरूप बनाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर याद रखना सक्षम होती है। स्टेम कोशिकाएं नियमित विभाजन होकर नई तक कोशिकाएं बनाती तथा उपस्थित ऊतकों की मरम्मत का कार्य भी करती है। कौन, स्टेम ऊतक। ये आपको यहाँ तक बताना है। फिर देख लो पुनर्जनन क्षमता तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत क्षमता के कारण औषधि विज्ञान के क्षेत्र में मधुमेह के उपचार में तथा नष्ट ऊतकों की मरम्मत कार्यों की स्टेम सेल तकनीक अत्यंत जो है उपयोगी सिद्ध हुई है। ठीक है। फिर क्या होती है, जैव एकाधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जैव एकाधिकार पर सॉरी, जैव एकाधिकार की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो वो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये
बायोपायरेसी के द्वारा बहुत सी कंपनियों द्वारा जैविक संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जो बायोपायरेसी होती है, पायरेसी समझते हो डुप्लीकेट वाला, है ना, तो बायोपायरेसी के द्वारा बहुत सी कंपनी द्वारा जैविक संसाधनों द्वारा का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके कारण खोजकर्ता वैज्ञानिकों का इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बायोपायरेसी को रोकने के लिए जैव एकाधिकार प्रारंभ किया गया है। ठीक है, जो बायोपायरेसी होता है उसी को रोकने के लिए, भाई ये पूरा थ्योरी के फॉर्म में, अभी टिप्पणी लिखना थ्योरी तो आई है ना, तो थोड़ा सा इसको समझते हुए लिखना कैसे सुन लो एक बार, फिर लिखना है अपने मन से ही आपको, है ना। भाई जो जैव पायरेसी अपन समझ क्या रहे हैं कि जो जैव पायरेसी होती है बच्चों, जैव पायरेसी को रोकने के लिए ही, जो पायरेसी होती है उसको रोकने के लिए ही क्या किया गया है, जैव एकाधिकार जो है लाया गया है। अब इसमें होता क्या है, इसके अंतर्गत अन्वेषण का एक विशिष्ट समय तक लाभ दिलाना, उनके द्वारा उत्पादित सामग्री का उत्पादन, दोहन, उपयोग तथा विक्रय संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है। कंपनियां बाजार में, देखो इसके द्वारा होता क्या है, जैसे कि कोई चीज है, कोई चीज मान के चलो मैं कोई चीज बनाया, तो ये भाई उसका कोई डुप्लीकेट ना बना सके, एक निश्चित समय तक उसका कोई कॉपी ना कर सके, ऐसा वो एक अधिकार देते हैं। ठीक है, तो इसको आपको यहां पर लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, इस तकनीक की सफलता के कारण जो है आपको लिखना है। ठीक है, जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, इसकी तकनीकी मतलब ये एक्चुअल में इतना सफल क्यों है। तो जीन क्लोनिंग के बारे में अगर बात करें तो ये क्या होती है बच्चों, जीन क्लोनिंग का जीन को क्लोन करने की प्रक्रिया होगी। देखो तो पुनर्संयोजित डीएनए तकनीकी, इस तकनीकी को जीन क्लोनिंग या जीन संबंधन भी कहते हैं। जो पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक है उसी को ही जीन क्लोनिंग तकनीक भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है बच्चों, इस तकनीक में एक जीव के विशिष्ट जीन खंडों को विशिष्ट प्रकार के रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तथा वाहकों का उपयोग करके क्या किया जाता है बच्चों, उपयोग करके दूसरे जीव के जीनोम में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब एक जीव के जो गुण है उसको दूसरे जीव में स्थानांतरित किया जाता है। इस तकनीकी को पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक या जीन क्लोनिंग कहते हैं। मतलब जीन की क्लोन बनाते हैं, एक जीव के जीन को दूसरे जीव में, उसके गुणों को दूसरे जीव में ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है, स्थानांतरण करने की प्रक्रिया ही जीन क्लोनिंग कहलाते हैं। इस तकनीक की सफलता के कारण बताना है बच्चों कि आखिर ये इतना सक्सेस क्यों है। डीएनए की विकृतीकरण एवं पुनर्स्वाभाविकरण की क्षमता के कारण ये हुए, है ना। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज हुआ बच्चों, जीन संबंधन का विकास हुआ, इस वजह से ये इतनी सफल हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ऑपेरॉन क्या है, इसकी संकल्पना को जो है बच्चों समझाना है। इस तरीके से ये छोटा इसलिए लग रहा है बच्चों अभी आप लोग को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके ऐसा 1 और 2 में टूट के आ सकता है, अब में टूट के आ सकते हैं, चौथा का पहला ऐसा करके 2 क्वेश्चंस हो सकता है, दैट्स व्हाई ऐसे क्वेश्चंस है। क्लियर है, इसलिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस रखे गए। अब ओपेरॉन क्या है बच्चों, तो जैकब एवं मोनोड, ठीक है, जैकब एवं मोनोड ने क्या किया बच्चों, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया। कौन बच्चों, दो लोगों ने, दो वैज्ञानिक साहब है हमारे, जैकब और मोनोड, उन्होंने ही क्या किया है कि ओपेरॉन मॉडल जो है प्रस्तुत किया बच्चों। फिर क्या किया उन्होंने, संरचनात्मक एवं नियामक जीन का एक ऐसा समूह जो कि कोशिका में क्या करते हैं बच्चों, चयापचय एवं अनुवांशिक नियंत्रण करता है, उसे ओपेरॉन कहते हैं। क्लियर है। जो ओपेरॉन मॉडल कौन प्रस्तुत किया, तो भाई जैकब और मोनोड साहब ने किया। फिर हमारी जो संरचनात्मक एवं नियामक जीन की जो समूह होती है, क्या क्या बच्चों क्या याद रखना है, संरचनात्मक एवं नियामक जीन की जो समूह होती है, जो चयापचय एवं अनुवांशिक नियंत्रण कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है, ओपेरॉन कहते हैं। इतना दिमाग में आपको रखना है। क्लियर है क्या। फिर यहाँ पर लैग ओपेरॉन की संरचना देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, ठीक, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन की अगर बात करें, नियामक जीन के बारे में यहाँ पर लिख सकते हो कि वो क्या होती है ना। तो दो जीन होती है, तो नियामक जीन क्या होती है, ऐसे जीन जो प्रेरण एवं दमन क्रिया द्वारा संरचनात्मक जीन की क्रियाशीलता पर नियंत्रण रखते हैं। किनके द्वारा बच्चों, प्रेरण के द्वारा और दमन के द्वारा नियंत्रण रखते हैं, उसे नियामक जीन कहते हैं। और फिर ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों, जो नियामक जीन है वो खुद बेचारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो रेगुलेटर जीन और एक होता है प्रोमोटर जीन। रेगुलेटर जीन और प्रोमोटर जीन, इन दोनों जीनों को आपको दिमाग में रखना है। फिर नेक्स्ट वन है क्या है, ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन क्या होते हैं, ये डीएनए का वह भाग होता है जो संरचनात्मक जीन की क्रियाशीलता पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, जो संरचनात्मक जीन होती है उसकी क्रियाशीलता पर नियंत्रण रखता है,
ठीक है, ये दमनकारी प्रोटीन या एंजाइम इसी स्थान पर डीएनए श्रृंखला से जुड़ता है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर जो संरचनात्मक जीन होती है बच्चों, उसके बारे में बात करें तो डीएनए के ऐसे खंड जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं कोडेड रहती है, जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना जो है वो कोडेड रहती है ना, वो संरचनात्मक जीन के अंतर्गत आती है। फिर ये संरचनात्मक जीन खुद बेचारे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारी पिछला वाला देखे थे, क्या था भाई, नियात्मक जीन बेचारे कितने प्रकार के थे, ये जो है नियात्मक जीन 3 प्रकार के थे बच्चों, एक तो रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, और अगला क्या था बच्चों, एक थर्ड था ऑपरेटर जीन। 3 प्रकार के नियात्मक जीन था। सिमिलरली यहाँ पर संरचनात्मक जीन भी 3 प्रकार के बच्चों, तो वो कौन कौन से देख लेते हैं। एक तो है सिस्ट्रॉन है, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन बीटा, सिस्ट्रॉन ए, ऐसा करके यहाँ पर दिया हुआ है सिस्ट्रॉन ए, है ना। ये 3 जीन यहाँ पर भी है, इसको आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है प्यारे साथियों, वो है प्रोटीन संश्लेषण क्या है, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। फिर प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि को संक्षेप में लिखना है। प्रोटीन संश्लेषण एक्चुअल में है क्या, फिर उसकी क्रियाविधि क्या होती है, कैसे प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है, इन चीजों को आपको यहाँ पर समझाना है। तो देखो बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं। अमीनो अम्ल की पेप्टाइड बंध से जुड़ी संरचना को प्रोटीन कहते हैं। क्लियर है, किसको कहते हैं, क्लियर है क्या। जो अमीनो अम्ल होते हैं, जो अमीनो अम्ल की क्या होती है, पेप्टाइड बंध से जुड़ी संरचना को, ठीक है, अमीनो अम्ल की पेप्टाइड बंध से जुड़ी संरचना को प्रोटीन कहते हैं बच्चों। तो प्रोटीन जीव के जैविक क्रियाओं के संपादन के लिए क्या होती है, जो जैविक क्रिया होती है हमारे शरीर में, उसके लिए क्या होती है, जरूरी होती है कौन, प्रोटीन। ठीक, फिर प्रोटीन जो है संश्लेषण में न्यूक्लिक अम्लों के अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। प्रोटीन संश्लेषण जब होता है तब प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला जो चरण है अनुलेखन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर देखो बच्चों, इसमें होता क्या है समझेंगे। डीएनए में जो उपस्थित अनुवांशिक सूचनाएं होती है बच्चों, सूचनाओं का एमआरएनए में पहुंचाना होता है, अथवा डीएनए द्वारा एमआरएनए का निर्माण अनुलेखन कहलाता है। क्लियर है बच्चों, बहुत आसान है। डीएनए क्या करता है, एमआरएनए का निर्माण करते हैं, उसे ही अपन अनुलेखन कहते हैं। यह क्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। भाई प्रोटीन संश्लेषण खुद कितने 2 चरण में होती है। 2 चरण में पहला अनुलेखन है, और वो अनुलेखन में होता क्या है, अनुलेखन अपन बोलते हैं जब वो डीएनए द्वारा क्या होती है, एमआरएनए का निर्माण होता है, वो अनुलेखन कहलाती है। और फिर ये अनुलेखन का जो काम है बेचारा, ये निम्न चरणों में होता है। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है बच्चों, राइबोन्यूक्लियोलाइड्स का क्या होता है, सक्रियकरण होता है। फिर होता है क्या होता है, डीएनए टेम्पलेट का निर्माण करता है। फिर आरएनए जो है पॉलीमरेज की सहायता से क्या करता है, एमआरएनए श्रृंखला का निर्माण करते हैं। फिर क्या होता है, एमआरएनए का अलग होना होता है। इस तरीके से जो अनुलेखन की क्रिया है बच्चों यहां तक होती है। फिर उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, अनुवादन होता है, ट्रांसलेशन। अब एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा, है ना। अब एमआरएनए से प्रोटीन का जो निर्माण होता है वही क्या कहलाता है प्यारे साथियों, वो कहलाता है अनुवादन कहलाता है। इतना दिमाग में रखेंगे, ठीक है। फिर ये क्रिया भाई, जैसे कि हमारा प्रीवियस वाली बच्चों, यहाँ पर हम क्या देखे थे, अनुलेखन भी अलग अलग हुआ। यहाँ पर देखो, है ना, अनुलेखन जो है राइबोन्यूक्लिक और टाइट्स का क्या हुआ, सक्रियकरण हुआ, फिर टेम्पलेट का बना, फिर क्या हुआ, एमआरएनए श्रृंखला का निर्माण हुआ, फिर वो एमआरएनए अलग हुआ। एमआरएनए जो है अलग होने के बाद बच्चों वो क्या करता है, फिर प्रोटीन का निर्माण करता है। एमआरएनए अलग हो गया, उसके बाद वो प्रोटीन का निर्माण कराता है। वो प्रोटीन का निर्माण ही क्या कहलाता है, अनुनादन कहलाता है। वैसे ही फिर ये 3 तरीका से होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल का सक्रियकरण करता है, फिर टीआरएनए के साथ सक्रिय अमीनो का अम्लों का जुड़ना, फिर पॉलीपेप्टाइड का समारंभ होता है, फिर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की लंबाई में वृद्धि होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन होता है, फिर स्वतंत्र पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या होता है, रूपांतरण होता है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लोग इसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें बच्चों, तो चिकित्सा के क्षेत्र में अनुवांशिक अभियांत्रिकी की कोई 4 महत्व जो है लिखना है। चिकित्सा के क्षेत्र में अनुवांशिक अभियांत्रिकी की कोई 4 महत्व जो है लिखना है बच्चों। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अनुवांशिक अभियांत्रिकी के महत्व जो है क्या क्या है बच्चों। पहला है नई दवाइयों का जैव स्तर पर संश्लेषण करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से इसको कर ही लेंगे, ठीक है। क्या है, नई दवाइयों का जैव स्तर पर संश्लेषण करना। दूसरा है जिन चिकित्सा के द्वारा क्या है, हीमोफीलिया, कैटिन्यूरिया आदि वंशागत रोगों का उपचार किया जाना संभव हुआ। फिर आनुवंशिक रोगों का उपचार हुआ, कैंसर का उपचार हुआ, टीकों का विकास हुआ। इस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ। इन चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। फिर रोगों के कारणों की खोज हुई। फिर बच्चों अपन क्या देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, कृषि क्षेत्र में अनुवांशिक अभियांत्रिकी कोई 2 महत्व जो है लिखना है,
ठीक है बच्चों, तो इसको 2 महत्व बताना है। तो आप लोग कृषि क्षेत्र में अनुवांशिक अभियांत्रिकी के महत्व कृषि क्षेत्र में, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीनों का क्या हुआ, अनाज वाली फसलों में स्थानांतरण करना। फिर कृषि में कृत्रिम उर्वरक का उपयोग की आवश्यकता को कम करना, जो कृत्रिम उर्वरक होती है उसकी आवश्यकता को कम करना क्या होता है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी का महत्व होता है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो बच्चों। ठीक, फिर निम्न को संक्षेप में बताना है कि ये क्या होता है, स्थानांतरण क्या होता है उसको तो समझेंगे। यहाँ पर स्थानांतरण क्रिया के अंतर्गत बच्चों होता क्या है, अमीनो अम्ल के बहुलीकरण से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब प्रोसेस तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, वर्ड्स आपको याद रखना पड़ेगा कि आप पार्ट वाले तो होने की कुछ भी लिख दोगे, आपको चीजों को सही से लिखना पड़ेगा भाई, है ना। तो आपको यही बताना है कि स्थानांतरण क्रिया में होता क्या है, अमीनो अम्ल के बहुलीकरण से क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, अमीनो अम्ल का क्रम जो है एमआरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के अनुक्रम पर जो है निर्भर करता है बच्चों। फिर अब अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहेगा। ठीक है, फिर जो पेप्टाइड बंध के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो प्रथम अवस्था के दौरान अमीनो अम्ल जो है स्वयं एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते तथा सहायक जो टीआरएनए से जुड़ जाते हैं। अब इस क्रिया को टीआरएनए की अवशेषीकरण या टीआरएनए अमीनो एसिलेशन जो है कहते हैं। ठीक है, वो किससे जुड़ गए थे, जो हमारा क्या था, प्रथम अवस्था के दौरान जो अमीनो अम्ल जो स्वयं, अब भाई उनको क्या मिला, ऊर्जा मिला, है ना। तो ऊर्जा मिलती है वो टीआरएनए से जुड़ जाते हैं, तो वो टीआरएनए से जुड़ने की प्रक्रिया को ही क्या नाम दिया गया है, अमीनो एसिलेशन कहा गया। फिर जो राइबोसोम प्रोटीन होता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। जो राइबोसोम संरचनात्मक आरएनए व लगभग 80 विभिन्न प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इस तरीके से आप इसको बताएंगे बच्चों, क्लियर है। फिर जैव सूचना विज्ञान को इसको आपको लिखना है, क्लियर है क्या। फिर नेक्स्ट वन आपका आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें बच्चों, तो वो क्या दिया है, पौधों का उपयोग किस प्रकार लाभदायक है, सॉरी जीएम पौधों का, जीएम पौधों का उपयोग किस प्रकार लाभदायक है, स्पष्ट करना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो ध्यान से करेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आनुवांशिक रूपांतरित फसलों का उपयोग लाभदायक है, क्योंकि आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा क्या क्या होता है, पहला अजैव प्रतिकूलता, है ना, ये होता है क्या, ठंड सूखा, है ना, के प्रति अधिक क्या होती है, इससे बच्चा सहनशीलता होती है ना। फिर रासायनिक कीटनाशकों पर कम निर्भरता बढ़ती है, कटाई के पश्चात होने वाले अनाज नुकसानों को कम करने में सहायक होती है, पौधों के द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है ना। निम्न का संक्षेप में वर्णन करने आपको अनुलेखन देख चुके हैं, बहुरूपता बाकी है, तो अनुलेखन तो समझा चुका हूं, तो सिर्फ बहुरूपता को देख लेंगे बच्चों आप लोग। ठीक है, इसकी बहुरूपता वाले पोर्शन को ही देखेंगे। हाँ, ये वाली पोर्शन को बच्चों, बहुरूपता को, कि बहुरूपता क्या होती है। तो ये पूरी चीजों को जितना आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसको अच्छे से बहुरूपता की होती क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, उसको आपको देखना पड़ेगा भाई। किसी एक, देखो समझने की कोशिश करो, किसी एक जीव को विभिन्न ऊतकों से प्राप्त डीएनए में एक समान बहुरूपता मिलती है। ठीक है, बहुरूपता के आधार पर क्या करते हैं, विभिन्न उत्परिवर्तन के कारण विभिन्न मतलब कारण उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से इसको पूरा मतलब करना पड़ेगा बच्चों, थ्योरी है। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका, फिर अगला जो क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखना है आप लोगों को भी। डीएनए और आरएनए में अंतर आपके स्क्रीन पर इस तरीके से बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीएनए और आरएनए में अंतर आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर पहला बोल रहा है मुख्यतः केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों में पाया जाता है, परंतु हरित लवक एवं सूत्र कणिका में भी पाया जाता है। कौन बच्चों, डीएनए की बात करें तो ये केंद्रक, मुख्यतः केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों में, जो गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होता है उसमें भी पाया जाता है, लेकिन हरित लवक एवं गुण सूत्र कणिका में भी ये पाया जाता है। बात कर लेते हैं बच्चों आरएनए का, तो ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ये केंद्रक में उपस्थित में पाया जाता है, जबकि वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, परंतु केंद्रिका तथा केंद्रक द्रव्य थोड़ी मात्रा में होता है। इस तरीके से आपको लिखना है। दूसरा, डीएनए अणु में 2 लंबी कुंडलियां होती है, जिनमें बहुत से न्यूक्लियोटाइड जोड़ों के क्रम में लगे रहते हैं, जबकि आरएनए अणु में बहुत से न्यूक्लियोटाइड के एक हरे लंबे सूत्र होते हैं। ये जोड़ों में होते हैं, जबकि वो एक हरे में होते हैं, एक में होते हैं ना। फिर डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, और उस पर क्या होती है, राइबोस शर्करा होती है। इस पर डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, उस पर सिर्फ क्या होती है, राइबोस शर्करा होती है।
फिर निम्नलिखित नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं सर, इसमें नाइट्रोजन बेस कौन कौन से पाए जाते हैं? प्यूरिन्स पाए जाते हैं, है ना। फिर आगे जैसे कि उसमें नाइट्रोजन बेस क्या था, प्यूरिन्स थे, और क्या हो जाएगा, पिरिमिडिन्स हो जाएगा, और उस पर क्या हो जाएगा, पिरिमिडिन्स हो जाएगा। तो पिरिमिडिन्स कौन सा है ये भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि इसमें क्या होगा, साइटोकाइनिन होगा, इस तरीके से हमें थाइमिन भी होगा करके। पांचवा भी अंतर दिया हुआ है दोनों में, डीएनए और आरएनए में, कि प्यूरिन एवं पिरिडिन क्षारकों का अनुपात समान होता है, जबकि इसमें अनुपात जो है बच्चों क्षारकों का इस पर अनुपात समान होता है, और उसमें क्षारकों का अनुपात जो है समान नहीं होता है। ठीक है, फिर अगेन आपको क्या बोला गया है, निम्न के बीच अंतर इस तरह से पूछे जा सकते हैं आपको बच्चों। तीन तीन अंतर दिया, इसमें से आपको पहला क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, जैसे कि पुनरावृत्ति डीएनए एवं अनुसंगी डीएनए में बताना है, एमआरएनए एवं टीआरएनए में अंतर, टेम्पलेट रज्जुक और कोडिंग रज्जुक में अंतर, इस तरीके से इन सब में अंतर आपको पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से इसको करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इन चीजों को, इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से बच्चों करना पड़ेगा, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, निम्न के कार्यों का वर्णन करना है बच्चों। एक या दो पंक्तियों से में आप बता सकते हो बच्चों, जैसे कि उन्नायक क्या है, इसकी कार्य बता सकते हो, अंतरण आरएनए क्या होती है ये बता सकते हो, या एक्सॉन क्या है। तीनों के कार्यों के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये क्या काम करते हैं। जैसे प्रोमोटर का कार्य क्या होती है ये यहाँ पर दिया हुआ है ना। उसी तरीके से अंतरण का क्या काम होता है ये आप देख सकते हैं। फिर अगला जो है बच्चों एक्सॉन का क्या कार्य होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, देखो यहाँ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, तो क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी होगी थोड़ा टाइम की कमी की वजह से बच्चों निम्नलिखित को संक्षेप में समझाना, जैसे कि बायोपायरेसी तो देख चुके थे अपन, है ना, बायोपायरेसी वाले क्वेश्चन को। फिर बायोपेंटेट क्या होती है, दोनों को, बायोपायरेसी को सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेना कि बायोपायरेसी होती क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट वन है बच्चों आप लोगों का बायोपेंटेट क्या होती है, वो इस स्क्रीन पर पूरे आंसर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर बात है किसकी, भाई अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक अभिकारकों किसे कहते हैं, इसका मानव जीवन के लिए आपको इसके महत्व को है लिखना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, वैज्ञानिकों द्वारा डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकता अनुसार हेर फेर करने को जीन क्या बोला जाता है, मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। फिर अनुवांशिक पदार्थ का कृत्रिम संश्लेषण, दो अलग अलग जीनों के डीएनए खंडों का जोड़कर नया डीएनए बनाया जाता है। डीएनए की मरम्मत, डीएनए से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को हटाकर या जोड़कर या विस्थापित करके इच्छित संरचना वाले नए डीएनए अनुवांशिकों अणुओं का संश्लेषण करके जीन क्रिया का नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, तथा जीवधारों में इच्छित गुणों का समावेश करना जेनेटिक इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। इस तरीके से यहाँ पर इसको लिखेंगे बच्चों, ठीक है। मूव ऑन करते हैं बच्चों, अगला इसका महत्व को दिया हुआ है सभी जगह। फिर जीन लाइब्रेरी या जीन बैंक क्या है, इसे तैयार करने की विधि बताना है। तो जीन लाइब्रेरी क्या होता है, या बैंक, जीन बैंक अपन पहले ही देख चुके क्वेश्चन नंबर 1 पे, है ना, बैंक वाले पे। तो यहाँ पर इसको करने की, जो इकट्ठे करने की तरीका ये है, आइसोलेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम टिश्यूज, ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ऐसा पूरा प्रोसेस है। इन प्रोसेस को आपको याद में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है बच्चों इस साल के लिए, ठीक है। क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता लिख रहे हैं बच्चों। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताना है। यहाँ पर डीएनए खंडों के एंडोन्यूक्लियस की सहायता से विखंडन द्वारा निश्चित व्यक्ति की पहचान डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है कहलाती है। विखंडन द्वारा हम क्या करते हैं, एक निश्चित व्यक्ति की पहचान करते हैं, वही बच्चों आप लोगों को क्या कहलाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाती है। इस तकनीक का आविष्कार जो है कौन किए बच्चों, एलेक्स जेफरी ने 1986 में किया था, है ना। फिर इसमें डीएनए की संरचना तथा अनुवांशिक प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती, जो दूसरे जीव से विभिन्न पारदर्शिता जो है करती है, ठीक। फिर नेक्स्ट वन की बात करें इसके उपयोगिता के बारे में, तो उपयोगिता को भाई अलग से नहीं दिया गया, उसी के नीचे में थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पर नीचे में दिया गया है कि इसमें उपयोग क्या है, ठीक। फिर नेक्स्ट वन है, अगला क्वेश्चन है जो ओकाजाकी खंड तथा सतत श्रृंखला किसे कहते हैं। तो ओकाजाकी खंड और सतत श्रृंखला, ये दोनों को आपको अच्छे से इसको बताना है। नेक्स्ट वन की फिर क्या है, स्टेम सेल तकनीकी को उदाहरण सहित समझाना और उपयोगिता लिखना है। ऑलरेडी ये स्टेम तकनीकी तो पढ़ ही चुके हैं। फिर नेक्स्ट वन है बच्चों आप लोगों का, वो क्या हो जाएगा आपका, जीन संकल्पना की प्रमुख 5 विशेषताओं को लिखना है।
तो जीन संकल्पना का सटन, ब्रिजेस, मूलर तथा मार्गन ने प्रतिपादित किया था, जिनके अनुसार जीनों में निम्न विशेषताएं होती है। जीन संकल्पना को कौन कौन बच्चों, एक तो हो गया सटन साहब, ब्रिजेस साहब, मूलर साहब और मार्गन, मूलर मार्गन, सटन ब्रिजेस मूलर मार्गन, सटन ब्रिजेस मूलर मार्गन, इन साहबों ने क्या किया था, जीन संकल्पना को हमारे बीच रखे। फिर उनकी विशेषताएं उन्होंने बताई कि ये गुणसूत्रों में विस्तृत होते हैं। ठीक है, जीन कहाँ होते हैं, गुणसूत्रों में भैया स्थित होते हैं। दूसरा चीज हमें बता दिए कि ये जीवों के फिजियोलॉजिकल लक्षण का निर्धारण करते हैं। एक तो गुणसूत्रों में स्थित होता है, दूसरा फिजियोलॉजिकल लक्षण का क्या करता है, निर्धारण करता है। कौन भैया, जीन। फिर ये विशिष्ट लक्षणों वाली क्रियात्मक इकाई कहलाते हैं, जिनको ही क्या कहते हैं, विभिन्न लक्षणों वाले क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इनमें स्वयं के अनुलिपिकरण करने की क्षमता होती है। किनमें बच्चों, इनमें अनुलिपिकरण करने की क्षमता होती है। इसमें इनमें उत्परिवर्तन होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी द्वारा जनकों द्वारा पहुंचती है। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। क्लियर क्या बच्चों। फिर नेक्स्ट वन आ जाएगा आपका फॉरेंसिक विज्ञान क्या है बच्चों, तो इसको भी करना है। फॉरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि को समझाना है, तो फॉरेंसिक विज्ञान को आप देख लेंगे अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है ना। फिर अगला जो क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का, ये तो उसी का आंसर है ना, ये इतना ही क्वेश्चन बच्चों। तो ये इतना जितना क्वेश्चन आप देखे हो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भी इसकी वीडियोस आना है, 5 मार्क्स की अलग से वीडियो आएगी। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा यहाँ पर आपको डील आउट करना पड़ेगा बच्चों, देखना पड़ेगा जो जो क्वेश्चंस बता दिए, क्योंकि मुझे पता है उतना डीप वे में मैं नहीं समझाया हूँ बच्चों। अभी ये हमारी क्या है, बायोलॉजी के लिए फर्स्ट क्लास है, दैट्स वाई थोड़ी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते जाएगी बच्चों। तो इस साल तो क्या फर्स्ट क्लास है ये, तो आप लोग को कमी तो है, ये तो मैं मानता हूँ, बट आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप वेट कर सको, है ना। तो आपको अपने मन से तैयारी जो है बच्चों और भी अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।